नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और इस सेशन में कवर करेंगे हम जो हाईकोर्ट की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे कृषि, अर्थशास्त्र और भूगोल के संबंध में। तो इस वाले पार्ट में हम इन तीनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम कवर कर लेंगे। ये प्रश्न आपके पूछे गए थे एनटीए के द्वारा जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, और एग्ज़ाम हुआ था आपका 23 तारीख को, और ये था पहली शिफ्ट में। तो नए पैटर्न पर आधारित जो भी प्रश्न हैं और ये एपीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, यहाँ पर सेक्शन वाइज कवर कर रहे हैं पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर का जो अगला क्वेश्चन है 101, तो 101 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सा उपकरण प्राचीन खेती के प्रकार में उपयोग में नहीं लाया गया। तो प्राचीन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है, एंशिएंट एग्रीकल्चर, तो उसमें कौन सा नहीं लाया गया है उस पर हमें फोकस करना है। तो कुदाल लाया जाता था, खुरपी प्रयोग में लाया जाता था, और खुदाई की छड़ी लकड़ी की बनी होती थी, लकड़ी और जो पत्थर होता था उसको जोड़ करके बनाया जाता था। तो इन सब का प्रयोग होता था। लेकिन जो थ्रेसर है वो आधुनिक ज़माने में है। जैसे गेहूँ काटने की, खानने की जो मशीन होती है ना, वो गेहूँ निकालने के लिए वो थ्रेसर होती है। तो ये क्या आधुनिक हो जाएगी। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कुदाल की, तो ये कुदाल है, ये खुरपी है, और ये खुदाई की छड़ी है। और थ्रेसर क्या है, ये मॉडर्न टेक्निक में डेवलप की गई है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि 102, इसमें लिखा हुआ कि निम्नवत में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें यहाँ पर सत्य कथन बताना है। अब देख लेते हैं कि गेहूं एक खरीफ फसल है। ये गलत है, क्योंकि गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं एक रबी की फसल है, रबी की फसल हो जाएगी। और खरीफ फसल सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है। तो ये भी चीज़ गलत हो जाएगी, सितंबर से अक्टूबर में ये फसल नहीं बोई जाती है। रबी फसल अप्रैल से जून में बोई जाती है। तो रबी की फसल अप्रैल से जून में नहीं बोई जाती है। कारण क्योंकि रबी की फसल जो होती है वो जाड़े की फसल होती है। तो जाड़ा शुरू होगा तब ये बोई जाएगी, और जब जाड़ा खत्म होगा तब ये काट ली जाएगी। अगला जो प्रश्न विकल्प दिया गया है कि जायद का जो मौसम है गर्मी के महीने की एक छोटी सी अवधि है। ये क्वेश्चन मतलब आपका विकल्प सही है, क्योंकि जो जायद यानी कि जिन फसलों में जल की मात्रा लगभग ज़्यादा पाई जाती है वो क्या होती, गर्मी में पैदा होती, उन्हें जायद की फसल कहते हैं। और ये बहुत लंबी अवधि नहीं लेती, छोटी अवधि लेती हैं। बाकी इनको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे भारत में अगर फसल चक्र की बात करें तो 3 फसल चक्र हैं। वो कौन कौन से, एक तो रबी का होता है, दूसरा खरीफ है, तीसरा जायद है। अब रबी की फसल की बात करें, जो फसल चक्र में रबी की जो कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो इनकी जो बुआई होती है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होती है, यानी कि ये जाड़े में होती हैं। और मार्च अप्रैल में क्या कहें, इनको काट लिया जाएगा इन फसलों को। याद करने का एक तरीका बता दें, जैसे रवि को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची में अगर पढ़ते हैं तो सूर्य या सूरज बोलते हैं, इस तरीके से। और ठंडी के महीने में क्या होता है, सूर्य जो होता है उसकी धूप हल्की जो होती है वो अच्छी लगती है। तो यानी कि रवि सूर्य यानी कि ठंडी से याद रखना, ठंड। तो जो ठंड का मौसम होगा यहाँ पर उत्तर भारत में, तो यहाँ पर रबी की फसलें बोई जाएंगी। फिर बात करते हैं खरीफ की। तो सब अगला देख लेते हैं, सबसे पहले जायद की। तो जायद की फसलें क्या होंगी, जल वाली। अब जल वाली जैसे क्या हो जाएंगी, बात कर लेते हैं। जल वाली में देखो, तरबूज आता है मार्केट में, खरबूजा आता है, खीरा, ककड़ी, ये सब अधिकतर जो बेसिकली आते हैं वो गर्मी के महीनों में आते हैं, और इनमें होता है पानी। तो ये एक जाड़े की फसल यहाँ पर आपको क्लियर हो गई, और एक जायद की फसल हो गई जो गर्मी के महीने में क्लियर हो गई। बाकी जो बचती है खरीफ की। अब खरीफ वाला कैसे याद रखेंगे, तो आप इतना याद रखो कि जो खरीफ है उसको खूब पानी चाहिए, यानी कि कब, क्या बोला है कि जुलाई अगस्त में बोया जाता है। और उत्तर भारत में यहाँ पर जो मानसून होता है खेती के लिए वो जुलाई से शुरू हो जाता है, जुलाई अगस्त से अच्छा सा। तब जब बारिश होना शुरू होगी तो इसकी बुआई शुरू कर देंगे। और नवंबर दिसंबर जब मानसून लौटने लगता है, यानी कि बारिश खत्म होने लगती है, तब इस फसल को काट लेते हैं। तो हमें लगता है कि आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बेसिक से आइडिया से इसे याद करने में मदद मिलेगी। अब रबी की फसलें जैसे आप जानते हैं, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया। इसी तरीके से जो खरीफ है उसमें धान, बाजरा, चावल, मक्का, इस तरीके की फसलें आती हैं। और बाकी ये आपकी मूंग, उड़द, ये फसलें
क्या हो जाती हैं, जायद की हो जाती हैं। कभी कभी आपको याद रखना कि मूंग और उड़द ये जायद में भी आ जाती हैं, और कभी कभी हो सकता है आप ऑप्शन में आपको ये खरीफ में भी मिलें, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसको आप अच्छे से याद रखना कि तरबूज, खीरा, ककड़ी ये जो बेसिकली होती हैं ये जायद की फसलें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से एक का भारत में आयात नहीं होता है। आयात का मतलब आप जानते हो कि इंपोर्ट, आयात मतलब किसी देश के अंदर आना, ठीक। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, यानी कि बाहर निकालना, एक्सपोर्ट बाहर भेजना। तो आयात नहीं होता यानी कि कौन सी जो चीज़ है जो भारत में नहीं आती है व्यापार या उपभोग के उद्देश्य से। तो जो मसाले हैं वो भारत क्या करता है, मंगवाता नहीं है अपने यहाँ, वो बेचता है, बाहर भेज देता है। तो मसाले क्या हो जाएंगे, आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं कि कच्चा तेल, इसको हम खरीदते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और स्वर्ण यानी कि गोल्ड, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका आयात होता है भारत में। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उनको भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो भारत द्वारा जो आयातित वस्तुएं हैं वो कौन कौन से, जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, कोयला और हीरा और केमिकल्स, और जो फार्मास्यूटिकल्स यानी कि वो इंग्रेडिएंट्स जिनसे दवाएं बनती हैं उनको बोलते हैं, ये अधिकतर चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। रबर हो जाता है, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मशीनरीज है, गोल्ड भारी मात्रा में यहाँ पर आयातित होता है। अब देखते हैं कि भारत निर्यात क्या करता है, यानी कि भारत दुनिया को क्या बेचता है या बाहर क्या भेजता है। तो देख लेते हैं कि मसाले क्या करता है, भारत भेजता है दूसरे लोगों को। अब मसालों के मामले में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये क्या है, समृद्ध राज्य हैं सबसे ज़्यादा। और भारत और क्या निर्यात करता है, तो कटे और पॉलिश हीरे और कच्चे हीरे का मतलब जो खान से निकलते हैं उनको ऐसे ही बिना प्रोसेस के उनको काटे और पॉलिश के ऐसे ही उनको बाहर भेज दिया जाता है। और सादे और जड़े सोने के आभूषण यानी कि जो ज्वेलरी होती, गोल्ड तो हम मंगवा लेते हैं लेकिन ज्वेलरी यहीं पर बनाते हैं तो उसको बाहर भेजते हैं। बाकी रत्न और पत्थर, तो इस तरीके से ये इसकी डिटेल हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 104 में लिखा है कि निम्न में कौन सी व्यावसायिक खेती है, कौन सी व्यावसायिक खेती है, यानी कि क्या कहेंगे, कॉमर्शियल क्रॉप की बात की जा रही है, तो कौन सी है। तो यहाँ पर जो तेल बीज फसल लिखा हुआ है ये आपकी कॉमर्शियल क्रॉप है, यानी कि इनको क्या बोलेंगे, ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि व्यावसायिक फसलें क्या होती हैं, तो इनकी जो खेती होती है वो अधिक पैदावार इनसे ली जाती है और इनको क्या किया जाता है, बाजार में महंगे दामों पर लगभग अन्य की तुलना में बेच दिया जाता है। तो ये व्यावसायिक खेती हो जाती है, और इन खेतियों में जो फसलें प्रयोग की जाती हैं वो व्यावसायिक फसलें हो जाती हैं। जैसे कमर्शियल क्रॉप की बात करें तो आप जानते हैं कि कपास हो जाता है, गन्ना हो जाता है, जूट हो जाता है, अफीम हो जाता है, चाय की भी खेती होती है। तो इस तरीके से ये कमर्शियल क्रॉप्स हो जाती हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि नाबार्ड का हमें पूरा नाम बताना है, NABARD इसका पूरा नाम बताना है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि N हो गया, फिर A का मतलब भी कुछ होगा, BARD सबका अलग अलग मतलब होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर NA मतलब नेशनल, B फॉर बैंक, A फॉर एग्रीकल्चर और R फॉर रूरल और डी फॉर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, विकल्प डी आपका सही उत्तर है। इसका डिटेल देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना की बात करें तो शिव रमन कमेटी या फिर कह सकते हैं समिति की सिफारिश पर नाबार्ड एक्ट बनाया गया था 1981 में। तो 1981 में एक्ट या अधिनियम बनाया जाता है और फिर उसके बाद में 1982 में इसकी स्थापना की जाती है 1982 में। और इसका फोकस कहाँ होता है, तो ये एग्रीकल्चर पे इसका फोकस होता है। ये भारत का जो वित्त मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत ये काम करता है और गांव में विकास के संबंध में जितने भी काम होते हैं ये करते हैं।
स्थापना के बारे में अगर डिटेल में चला जाए, डेट पूछ ले तो आपको याद रखना है कि 12 जुलाई 1982 को, और यह क्या है, एक विकास बैंक है। हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे कि पहला इस्पात संयंत्र 1907 में कहाँ स्थापित हुआ था। इस्पात का मतलब आप जानते हैं कि ये स्टील प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है। स्टील प्लांट सबसे पहला जो आपका स्थापित हुआ 1907 में, वो आपका था जमशेदपुर, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। डिटेल में देख लेते हैं इसका कि भारत का पहला जो था लौह एवं इस्पात संयंत्र, यानी कि आयरन एंड स्टील प्लांट, उसकी बात की जा रही है। तो जमशेद जी जो टाटा थे, उनके द्वारा 26 अगस्त 1907 को स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित हुआ था मैं बता रहा हूँ, तो वो बिहार में स्थापित हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है, क्योंकि जब ये स्थापित हुआ था तब ये झारखंड इसका बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में नया राज्य बन करके अलग हो गया। तो था की बात करें तो बिहार, और अगर है की बात करें तो वो झारखंड हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसको नाम दिया गया है टिस्को। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका हो जाता है मुंबई, महाराष्ट्र में। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश के और एग्ज़ाम्स जो होते हैं, पूछता रहता है कि कोई भी प्लांट जो लगे होते हैं, संयंत्र लगे होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा क्या होती, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं, किन खानों से प्राप्त करते हैं या किन जगहों से प्राप्त करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में उनको प्रोसेस करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो फिर पूछने लगते हैं कि जलापूर्ति कहाँ से हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट लगा हुआ है उसको खरकाई और स्वर्ण रेखा जो नदियाँ हैं उनके द्वारा जलापूर्ति मिलती है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर हम वो भी चीज़ें कवर करा रहे हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगला है क्वेश्चन कि इंपीरियल बैंक है एक, उसका 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ, तो किस नाम के रूप में किया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। 1955 में राष्ट्रीयकरण होता है एक बैंक का, उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होने के बाद में उसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आप एसबीआई के नाम से जानते हैं। अब एसबीआई का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। एसबीआई की बात करें तो यह ब्रिटिश भारत का क्या कह सकते हैं, पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था। स्टॉक मतलब लोगों की यहाँ पर साझेदारी से बना हुआ था। अब साझेदारी किसकी किसकी थी, तो एक बैंक बनाया जाता है 15 अप्रैल 1940 को, जिसका नाम होता है बैंक ऑफ बंगाल, और उसके बाद में बनता है एक बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। फिर एक बैंक बनता है बैंक ऑफ मद्रास। तो कितने हो गए, 3 बैंक हो गए, एक तो बैंक ऑफ बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। इन तीनों को मर्ज कर दिया जाता है, मिला करके एक बैंक बनाया जाता है 27 जनवरी 1921 को, और इस बैंक का नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और एक बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, नेशनलाइजेशन 1955 में, और फिर इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया जाता है। फिर अगर कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। उस समय 1955 में जब ये बना था, और तब उस समय ये इस तरीके से लोगो था, और आज का ये लोगो है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न संख्या 108, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प विद्युतीय तरीके से राशि स्थानांतरण करने का तरीका क्या कह रहा है कि नहीं है, यानी कि जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है, पैसे का जो लेन देन इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो नेफ्ट ये सही है, इससे होता है। आरटीजीएस भी होता है, सीआरआर से नहीं होता है, और आईएमपीएस जो है इससे भी फंड ट्रांसफ़र होता है।
CRR ये जो क्या होता है, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये RBI और जो आपके शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंक्स होते हैं इनके बीच में जो लेन देन होता है वहाँ पर इस टर्म्स को यूज़ किया जाता है, या एक प्रणाली है इसका उपयोग किया जाता है CRR का। तो विकल्प आपका C सही उत्तर हो जाएगा। ये स्थानांतरण का सही तरीका नहीं है, धनराशि स्थानांतरण करें। अब देख लेते हैं CR, तो ये आपका हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो। बाकी की चीज़ हमने बता दिया यहाँ पर। IMPS की बात कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और RTGS में क्या होता है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और नेफ्ट की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये जो तीन चीज़ें होती हैं इनको ये बैंकिंग व्यवस्था में जो फंड ट्रांसफ़र यानी कि धन हस्तांतरण में उपयोग किया जाता है, इन तीनों चीज़ों को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फलों का राजा कहा जाता है, तो ये फलों का राजा आम को कहा जाता है। एक ऐसा भी प्रश्न पूछा गया, और इसका नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नाम होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन था 110 कि मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं कि जहाँ पर कि खेती और जो पशुपालन है वो एक साथ में किया जाता है, वो मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। यानी कि पशुचारण और खेती का सामंजस्य जहाँ पर होगा वहाँ पर मिश्रित खेती होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वन नेशन वन फास्टैग योजना का कब से शुभारंभ किया गया था। फास्टैग योजना जो गाड़ियों पर आगे लगा करके रखते हैं, वहाँ पर एक बारकोड रहता है, उसको स्कैन करके कैमरे से आपका जो टोल टैक्स होता है वो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी होती है उसके पास में ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है। तो वही ये योजना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी, शुभारंभ दिसंबर 2019 में। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएगा, कभी पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर 2019 से लागू हुआ था। मंत्रालय की बात करें तो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, शुरुआत कब हुई, किसके अधीन आता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो वाहनों का जो टोल टैक्स होता है वो डिजिटल रूप से इकट्ठा या संग्रहण करने के लिए किया जाता है। और ये भी होता है कि वहाँ पर जो टोल टैक्स हो, जहाँ पर वसूला जाता है, टोल जो नाका लगा रहता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक की जो असुविधा रहती है उसको कम किया जा सके। अगला देखते हैं 112, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई व्याप्त है। यानी कि जो नेशनल हाईवे हैं, ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं वो हमें बताना है। तो राज्य कौन सा है, राज्य राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक होनी चाहिए, तो ऐसा एक ही राज्य है, वो है महाराष्ट्र। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। बाकी देख लेते हैं इसकी डिटेल क्या क्या चीज़ें हैं। तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है। कितना इसके अंतर्गत आता है नेशनल हाईवे, तो ये 17,757 किलोमीटर है। और ये जो आंकड़े हैं कभी कभी वेरी करते रहते हैं, क्योंकि लगातार बनते रहते हैं नेशनल हाईवे, तो उनकी लंबाई बढ़ती रहती है, जुड़ते रहते हैं इस तरीके से। उत्तर प्रदेश के पास की बात करें तो 11,737 किलोमीटर है। कर्नाटक भी ऑप्शन था तो 13,565 किलोमीटर, और राजस्थान के पास में 6,373 किलोमीटर। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है देश में वो कितनी है, तो 1,22,432 किलोमीटर टोटल है। अब बात कर लेते हैं एक और जो क्वेश्चन, हम सारे फैक्ट्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो आने वाले आपके जो एग्ज़ाम्स है और भी हैं या यही एग्ज़ाम है हाई कोर्ट वाले जो बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी कि जो NH बोलते हैं ना, नेशनल हाईवे कौन सा है। तो नेशनल हाईवे आपका जो 44 है वो सबसे बड़ा है। इसको पहले के किस नाम से जाना जाता था, NH7 के नाम से जाना जाता था, जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में रहता है। और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं।
कि जो सबसे बड़ा जो हाईवे है वो इसकी लंबाई कितनी है। तो 3745 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। देखिए ये कहाँ से शुरू होता है, ये श्रीनगर से शुरू होता है। जो ब्लैक कलर में आप ये देख पा रहे हो, ये श्रीनगर से शुरू होता हुआ ये यहाँ कन्याकुमारी तक आता है और इसकी लंबाई 3745 है। देखो और भी यहाँ पर आते हैं, संगरूर से लेकर के अंकोला तक, सितारगंज से लेकर के विजयवाड़ा तक। तो ये इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, एक और मेन जो है उसको कवर करते हैं। एक आता है एक तो हो गया यहाँ पर उत्तर से लेकर के दक्षिण, हम फिर कवर करते हैं पूरब से लेकर के पश्चिम। तो ये सिलचर से शुरू होता है और ये पोरबंदर तक जाता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं कि NH-27। और ये जिस जगह पर क्रॉस करते हैं ये भी पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो झांसी है वहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। ये भी प्रश्न बनता है और बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया कि नदी के पानी का प्रदूषण होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है। देखो यहाँ पर कणों का बहना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन सारे प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द यहाँ पर पकड़ना है आपको कि मात्रा। यहाँ पर क्वांटिटी की बात की जा रही है। तो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है, जो छोटे छोटे कण होते हैं जो पानी में बहते रहते हैं उनसे होती। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब कण कैसे हो जाएंगे, अब देखिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ से गंदा पानी निकलता है, बाढ़ जब आती है तो जितना भी पानी होता है या बारिश होती है तो बह करके पानी सारा नदियों में जाता है, उनमें छोटे छोटे कण घुले रहते हैं, शामिल होते हैं, तो उनसे भी यहाँ पर प्रदूषण होता है। फिर बात करते हैं कि कोई फैक्ट्री लगी है और बाढ़ आती है और घरों का भी जो पानी होता है कपड़े धुलने से या बाकी जो होता है पशुओं का जो मल वगैरह होता है, इन सब से क्या होता है, जो कणों ये क्या होते हैं पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होने के बाद में ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा इस प्रकार से। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो आपका 114 था कि घरों के भीतर प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पढ़ना है और एग्जाम में सॉल्व करना है। सबसे पहला क्या है कि प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण, तो रेडॉन भी है, ऑक्सीजन भी है, अमोनिया भी है, हाइड्रोकार्बन भी है। लेकिन यहाँ पर बात कह रहा है कि घरों के भीतर, अगर पानी की बात करता तो आर्सेनिक हो जाता, रेडॉन हो सकता है, ये सारे भी प्रदूषक हो सकते हैं। लेकिन घरों के भीतर जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से तृतीय उपभोक्ता कौन सा है। तो यहाँ पर जो एनटीए के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड कराई गई उसमें जो उत्तर दिया गया था वो सर्प दिया गया था। और यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में आए कि बाघ हो सकता है, लोमड़ी हो सकता है या मोर हो सकता है। तो यहाँ पर जो पिरामिड बनते हैं तो ऐसे बनता है, ये उत्पादक हो गए, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पर आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या बनता है कि एक घास के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड बनता है, एक तालाब का भी बन सकता है पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड, और कभी कभी एक जंगल का भी बन सकता है, एक सामान्य अवस्था का भी बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस हिसाब से पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड है उसको मेज़र किया है। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो आपका सांप है वो तृतीयक उपभोक्ता है, ये दिया हुआ है, ये प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ये जो पौधे होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, सेकेंडरी आते हैं, फिर आपके क्या आते हैं, टर्सरी आते हैं, और फिर ये फाइनल में ऊपर जो भी होते हैं। अब अगर बात करते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट होता है तो वो 10% जाता है। यानी कि अगर इनके पास में क्या है 1000 ऊर्जा है तो यहाँ पर जो जाएगी तो इसका 10% ही जाएगी, यानी कि इनके पास में 100 जाएगी। और इनके पास में जो 100 है तो इनके पास में 10 जाएगी, और फिर जब इनके पास में 10% जाएगा तो इनके पास 1 जाएगा, और जब सबसे ऊपर वाला जाएगा तो ये 0.1
ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से 10% मिलता जाता है। और ये सिद्धांत या कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो लिंडेमान के द्वारा ये कॉन्सेप्ट या सिद्धांत दिया गया था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के वन्य मानव, यानी कि वन्य का मतलब यहाँ पर जंगल है, जंगल से संबंधित, तो वन्य मानव जिनका नाम है जादव मोलाई, फिर दिया है ने, या फिर यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, यहाँ पर क्या होगा? नदी के तट की बालू भित्ति, जिसे सैंड बार के नाम से जान सकते हैं, पर वृक्ष रोपित किए और वे बाद में वन्य में परिवर्तित हो गए। अब यहाँ पर देखिए, जो वन्य लिखा हुआ, वन्य का मतलब वो जंगल में बदल गए। उन्होंने क्या किया? जादव मलाई साहब थे, इन्होंने जो नदी के किनारे जो बालू ऐसे उकेरी रहती है, उस पर क्या किया? इन्होंने पौधे लगा दिए, और इतने सारे पौधे लगा दिए कि वो धीरे धीरे जंगल में परिवर्तित हो गए। तो वो किस नदी के तट पर लगाया था? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ब्रह्मपुत्र जो नदी थी वहाँ पर इन पौधों को रोपित किया था। और अगर राज्य की बात करें तो असम राज्य है, इसे याद रखना। अब जादव मोलाई साहब के बारे में देख लेते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिन्होंने असम में क्या हुआ था, बंजर जो जगह पड़ी हुई थी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, उन्होंने लगातार 40 साल तक इन्होंने काम किया और इस तरीके से पेड़ लगाते रहे और एक जंगल तैयार कर दिया। इसके लिए इन्हें प्रसिद्धि भी मिली और इनको 2015 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शहर है? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब आपका जो सबसे बड़ा शहर था वो टोक्यो था, और आज भी जो वर्तमान में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी टोक्यो शहर है, वो जो जापान का है। ये आंकड़े जारी किए गए थे वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स के द्वारा। 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से जो टोक्यो है विश्व का सबसे बड़ा शहर है, और जनसंख्या इसकी कितनी है? 33.75 मिलियन है। वर्तमान में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा शहर अभी भी टोक्यो है, लेकिन इसकी जनसंख्या बढ़ गई है कितनी? 37.73 मिलियन हो गई है। वर्तमान में आंकड़े हो सकता है आगे फिर चेंज हो जाए, लेकिन अभी जो है वो दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया का जाकर्ता है, और तीसरे नंबर पर भारत का दिल्ली शहर है, जिसकी जनसंख्या 32.22 यानी कि 22 मिलियन है। अगला जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 118, कि भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम जनजाति यानी कि ट्राइब कौन सी है? प्राचीनतम जनजाति की अगर बात करें तो गोंड है, या संथाल है, या बिरहोर है, या मुंडा है। तो गोंड को कभी कभी गोंड लिखा जाता है, हिंदी में भी कभी कभी। यहाँ पर ऑप्शन में तो गोंड GOND लिखा हुआ था, गोंड्स, और कभी कभी हिंदी में गोंद की जगह पर आपको गोंड भी लिखा मिल सकता है, इस या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर विकल्प जो आपका बी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो संथाल जनजाति है वो सबसे प्राचीन जनजाति है, सर्वाधिक प्राचीन प्रश्न के हिसाब से। अब ये संथाल जनजाति पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो ये संथाल जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, असम में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। तो मैंने जहाँ जहाँ पे मैंने आपको जिन राज्यों के नाम बताए हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है। अब थारू जनजाति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में, और अगर और बात करें कभी कभी आप पढ़ते होंगे कि उत्तराखंड में। तो ये जो हिमालय का जो तराई वाला इलाका होता है, जो शुरू होता है यहाँ से लेकर के, तो ये वो तराई वाले जो इलाके में है वहाँ पर ये थारू जनजाति का निवास माना जाता है। थोड़ा कभी उत्तराखंड में, कभी ये उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर में भी होता रहता है। तो बाकी की चीज़ें हम कवर करते रहेंगे। इनके संबंध में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं, और इनके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा थारू जनजाति के द्वारा क्या क्या किया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ हुआ तो कहाँ हुआ? चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता। यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता में मेट्रो सेवा का सबसे पहले शुभारंभ किया गया था।
कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो सेवा का प्रारंभ हुआ कोलकाता में। ये जापान के द्वारा सहयोग किया गया था इसको बनाने में यहाँ पर, और शुरुआत कब हुई थी? 1970 में बनाने की शुरुआत की गई थी, और उद्घाटन इसका 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। और बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय की जो प्रधानमंत्री साहब थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन, और कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया कि भारत का पहला पानी के भीतर चलने वाला मेट्रो कहाँ पर बनाया गया है, तो वो भी कोलकाता में बनाया गया है। पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो, या फिर कह सकते हैं अंडर वाटर मेट्रो, तो वो कहाँ पर है? कोलकाता, याद रखना है आपको, कोलकाता शहर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 120 में पूछा गया कि गांव में लड़की के जन्म के अवसर पर भारत का कौन सा राज्य है जहां पर कहते हैं कि 111 वृक्षों का रोपण किया जाता है? तो इसके लिए आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद, और वहाँ राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम है पिपलांती। वहाँ उस गांव की बात है, यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाता है कन्या या लड़की के जन्म पर अवसर पर। प्रश्न संख्या 121 कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, यानी कि ये कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाबलेश्वर के निकट की सह्याद्री में होता है, महाबलेश्वर के निकट की सह्याद्री में होता है। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। देखिए यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, और फिर ये महाराष्ट्र से होकर के आपका कर्नाटक के बाद में आपका यहाँ पर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसे बहते हुए ये यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर जा कर के गिर जाती है या फिर मुहाना बनाती है। अगला बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो चांदी का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। अब राजस्थान में कौन सी जगह पर है? तो राजस्थान में देखिए ये जो मैप है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वो अगर बात करते हैं गोल्ड की, तो यहाँ पर ये वाली खानें हो जाती हैं, और सिल्वर की जो हो जाती हैं तो यहाँ पर राजस्थान में उदयपुर है, ठीक है, ये धनबाद है, तो ये क्या होती हैं? चांदी की खानें हो जाती हैं। और उदयपुर में जो खान है उसका नाम है जावर, उसमें सबसे ज़्यादा होता है जावर माइंस। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला जो प्रश्न था देखते हैं कि कपास की फसल किस मृदा में सबसे उत्तम होती है? तो आप सब जानते हैं कि जो काली मृदा होती है उसमें कपास की जो पैदावार होती है वो अच्छी होती है। अगला देख लेते हैं कि इसके डिटेल में जो चीज़ें हैं कि भारत में कपास के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी है, और इस कपास की बुआई अप्रैल से मई के बीच में होती है। और एक और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जूट की फसल मुख्य रूप से चिकनी दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। चिकनी दोमट मिट्टी कौन सी? जूट की फसल, याद रखना है। अब भारत में जो कपास के उत्पादक राज्य हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो ये जो मिड वाला जो पोर्शन इतना वाला आता है यहाँ पर कपास उगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो आप यहाँ पर होता है तो वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और फिर उसके बाद में आंध्र तेलंगाना में होता है। कुछ मात्रा में इधर हरियाणा, पंजाब में और उड़ीसा में भी होता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 124। यहाँ पर बनिहाल दर्रा कहाँ पर अवस्थित है उसके बारे में पूछा गया है। दर्रा को कभी क्या दर्रा होता है या जिसे हम पास बुलाते हैं, जो गुजरने का वो रास्ता होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पर बनिहाल दर्रा अवस्थित है। और डिटेल में देखें तो
जब हम बात करते हैं दर्रा क्या है, तो देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन, इस वाले पोर्शन पे ध्यान देते हैं, इतने वाले पोर्शन पे मानते हैं कि कोई बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ऐसे पूरा लंबे से बनी हुई हैं, और ये दो ऐसे पहाड़ इधर भी हैं इधर भी हैं, बीच में एक छोटा सा सकरा इस तरीके से पहाड़ कटा हुआ होता है। तो मनुष्य या आदमी वहाँ से आने जाने के लिए उस मार्ग का उपयोग करने लगते हैं, और फिर उसके बाद में उसको किसी एक खास नाम से जाना जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है कि कौन सा पास है, कौन सा दर्रा है, इस तरीके से ये वाला पोर्शन। तो यही दर्रे बनते हैं। दर्रे को कभी दर्रा कहा जाता है, नाल, घाट या फिर पास के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जो बनिहाल दर्रा है तो ये कहाँ पर है, तो बनिहाल दर्रा आपका ये पीर पंजाल जो श्रेणी है उसमें उसके अंतर्गत आता है, पीर पंजाल श्रेणी में, और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है बनिहाल दर्रा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि पीर पंजाल, तो आप जानते होंगे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, फिर क्या है, शिवालिक है। तो ये श्रेणियाँ हैं, ये क्या है, यहाँ से शुरू होती हैं, ऐसे श्रेणियाँ ही तो हैं ये। तो इन श्रेणियों को अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो कभी कभी इन श्रेणियों को अलग अलग नाम से भी पूछता है क्वेश्चन। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि लद्दाख के जो पासेज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो लद्दाख में क्या है, काराकोरम दर्रा। ये क्यों इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पर लद्दाख है और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, काराकोरम दर्रा, ये वाला। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। यानी कि देखिए ये यहाँ पर ये लद्दाख है, इधर वाला पोर्शन कहाँ जाता है, चीन में, और ये वाला जो भाग आता है वो लद्दाख में, तो इसको जोड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 5654 है। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। जोजिला दर्रा की खास बात क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जोजिला, तो जोजिला क्या करता है कि सिंधु नदी जो है इसके द्वारा इस दर्रे का निर्माण हुआ है, और जवाहर सुरंग क्या है, इसी दर्रे में स्थित है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि दीफू दर्रा और यांग्याब दर्रा और बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के और अरुणाचल प्रदेश के। और आपको यहाँ पर याद रख लेना है, उत्तराखंड के कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो माना दर्रा और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है। दक्षिण भारत में कौन कौन से हैं, तो दक्षिण भारत में केरल में क्या है, पाल घाट और सैन्यकोट हैं। और फिर इसके बाद में इसके ऊपर आता है आपका थाल घाट और भोर घाट। तो ये दक्षिण भारत में आते हैं दर्रे, या फिर इनको पासेस के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लैगून झील है, तो लैगून झील होती क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले ये मान लेते हैं कि कोई ये आपका सागर है या महासागर है, उसके तट पर ये क्या होता है, पूरा क्लोज रहता है, लेकिन छोटे छोटे, ये बालू से क्लोज रहता है, बंद रहता है, लेकिन बीच में छोटे छोटे जो सकरे रास्ते रहते हैं वहाँ से पानी आता रहता है। और जो स्थल भाग होता है, भूभाग होता है, वहाँ पर एक बड़ा सा एरिया, लगभग ये जो निकास है इसके कंपैरिजन में बड़े से क्षेत्र में वहाँ पर पानी भर जाता है। और ये पानी कैसा होता है, समुद्र का होता है, खारा होता है, या कह सकते हैं लवड़ी जल होता है। तो वो इस तरीके से लैगून झील का यहाँ पर निर्माण होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से कि कयाल झील जो है केरल में, या एक लैगून झील है। और लैगून झील क्या है वो मैंने आपको बताया। डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि केरल की कौन सी झील है, कयाल झील है, वो कैसी है, लैगून है। अब लैगून क्या है उसको मैंने यहाँ पर बता दिया, बाकी अपनी सुविधा के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और फिर बात, इसको हमने निर्माण के बारे में बताया, तो इस तरीके से ये क्या होता है, समुद्र है या सागर है, महासागर, इस तरीके से बहता रहता है। और जो मेन लैंड होता है, मुख्य भूमि होती है, उसमें इस तरीके से ये आते रहते हैं और लैगून झील का निर्माण करते रहते हैं इस तरीके से। खाड़ी क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ से पानी आने और जाने का जो भी रास्ता होता है, और यहाँ पर इस तरीके से क्लोज हो जाता है, इसको खाड़ी का नाम दिया जाता है। जैसे पढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो वहाँ पर पानी आने का ऐसे ही रास्ता, वहीं जाने का रास्ता है, लेकिन ये झील के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं, तब खाड़ी का नाम दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मृत यौम
विलुप्त ज्वालामुखी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें पूछा जा रहा है कि वो मृत और विलुप्त ज्वालामुखी नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो विकल्प आपका यहाँ पर जो सी हो जाता है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि जो कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में जो स्थित है, यह क्या है, ना तो मृत है ना तो विलुप्त है। ठीक है, बाकी जो देख लेते हैं, जो किलिमंजारो है ज्वालामुखी है, ये तंजानिया में स्थित है। ये किस प्रकार का, ये निष्क्रिय है, बहुत दिनों से इसमें उद्गार हुआ ही नहीं है, ज्वालामुखी फटा ही नहीं है। पोपा ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर, ये म्यांमार में है। ये किस प्रकार का है, मृत है, इसमें भी बहुत दिनों से उद्गार नहीं हुआ है। जबकि कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर में स्थित है और यह सक्रिय रहता है, समय समय पर इसमें उद्गार होता रहता है, लावा निकलता रहता है। फिर जो है चिम्बोराजी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है, लेकिन ये क्या है, मृत है, इसमें उद्गार नहीं हुआ है। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन कर सकता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 127, इसमें पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक विशाल नदी मुख भूमि कहाँ पर है। अब नदी मुख भूमि शब्द बदल जाते हैं, हो सकता है यहाँ पर डेल्टा पूछ ले, हो सकता है यहाँ पर आपसे मुहाना पूछ ले कि सबसे बड़ा मुहाना यहाँ पर कौन बनाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं मुहाना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा है विश्व में, लेकिन यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र एक साथ कहीं दिया नहीं, मिसिसिपी, नील, गोदावरी और गंगा, एक एक नदी का नाम दिया गया। तो हम यहाँ पर विकल्प डी को पिक करेंगे, गंगा नदी मुख। देखिए यहाँ पर ये जो मुहाना बनता है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर दो नदियाँ मिल करके बनाती हैं। तो ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन जो आपका हो जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है, और ये वाला जो एरिया होता है वो गंगा नदी हो जाती है। गंगा नदी अकेले यहाँ पर आकर के मुहाना नहीं बनाती, पूरा जो होता है गंगा नदी तंत्र, सही शब्दों में जानते हैं, तो पूरा सिस्टम मिल करके यहाँ पर आता है, यानी कि कई सारी नदियाँ मिल करके आपस में निकलती जाती हैं और मिलती जाती हैं और अंततः यहाँ पर आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सबसे बड़ा मुहाना बनाती हैं या फिर डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शब्दों का खेल है, और बेसिक अगर आपको क्लियर है तो शब्द कैसे भी लिखे या क्वेश्चन कैसा भी बनाए आप कर लोगे, और इस क्लास का यही एक फ़ायदा रहेगा आपके लिए। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से होते हैं डैश, यहाँ पर लिखा, यानी क्या होता है, निकिल होता है और फेरस होता है, या फिर सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है, या फिर सिलिका होता है या फिर एल्युमिनियम होता है, और फिर यहाँ क्या आ जा रहा है, एल्युमिनियम है या फिर मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाता है वो विकल्प ए हो जाता है। यहाँ पर मिलता है आपका निफे, यानी कि इसको बोलते हैं निकिल और इसको बोलते हैं फेरस, निकिल और लोहा इसको निफे बोलते हैं। तो ये चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर कोर में, और इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में। कौन कौन से, पहला तो है क्रस्ट, भूपरपट्टी, जिसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पर देख पर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर। और इसमें क्या है, मुख्यतः ये कैसे बना, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सिलिका। सिलिका को केमिस्ट्री में SI से डिनोट करते हैं और एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। तो इनको क्या बोल देते हैं, कभी कभी सियाल बोल देते हैं, ठीक है, इनको समझने के लिए। फिर दूसरा आता है मेंटल, मेंटल को बोलते हैं आवरण। इसमें क्या होता है, सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है। तो S और Mg, तो इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, सीमा, सियाल, और क्या हो जाता है आपका सीमा। फिर तीसरे नंबर पे आता है कोर, जो इसका बीच वाला हिस्सा होता है, केंद्रीय भाग। इसको क्या, इसमें क्या होता है आपका निकिल होता है और फेरस होता है। तो कभी कभी इसको निफे के नाम से भी जानते हैं। तो सियाल, सीमा, निफे, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और ये इसका क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है सियाल, सीमा, और अंदर वाला पार्ट क्या हो जाता है, निफे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि निकिल और फेरस, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, प्रश्न संख्या 129, कि विश्व में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व में सर्वाधिक लंबी नदी यहाँ पर नील हो जाती है। अगर यहाँ पर लिखा होता लंबी की जगह पर कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आपका उत्तर हो जाता अमेज़न।
अब मिसिसिपी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है और यांगत्से कहाँ की सबसे बड़ी नदी, डिटेल देख लेते हैं क्योंकि सब कुछ एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नील नदी की अगर बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह दो सहायक नदियों से, ब्लू नील और वाइट नील, इन दोनों के मिलान से बनी है। अब यहाँ से देखिए ये नदियाँ निकलती हैं यहाँ से और ये जाकर के आपस में मिल जाती हैं, ब्लू नील और वाइट नील, और जाकर के नील नदी का निर्माण करती हैं। जो नील नदी, अब पूछ लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और थोड़ा अगर डिटेल में जाएं, अगर कभी पूछा जाए कि नील नदी कहाँ गिरती है तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। फिर कहा जाए नील नदी क्या है, इजिप्ट के लिए वरदान है, यानी कि मिस्र के लिए वरदान है। तो कैसे, देखो मिस्र यहाँ पर क्या पूरा ये जो भूभाग है वो सूखा रहता है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर समुद्र के पानी को इतने जल्दी से आसानी से प्रयोग में लाया नहीं जा सकता सीधे, लेकिन जो नदी है इसका पानी क्या होता है, उपयोग करने लायक होता है, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बिजली बनाने के लिए, और ये नील नदी इसी मिस्र से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको वरदान कहा जाता है मिस्र के लिए। अब बात करते हैं अमेज़न नदी की। अमेज़न नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के बारे में बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आती है नील नदी के बाद में। अब आती है मिसिसिपी नदी। तो जो उत्तरी अमेरिका की जो सब नदी है वो सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। दो अमेरिका है, एक उत्तर वाला एक दक्षिण वाला, ठीक। तो ये उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, मैक्सिको जो वाला पार्ट है वहाँ की बात की जा रही है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। यांगत्से नदी की बात करें तो चीन नदी की जो है वो सबसे लंबी नदी है, यांगत्से रिवर। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 130 कि विश्व में सर्वाधिक विशाल द्वीप समूह कहाँ पर हैं। तो विश्व में सर्वाधिक विशाल द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप एक ही है, या कौन सा, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की अवस्थिति या लोकेशन देख लेते हैं। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर, ये देखिए ग्रीनलैंड हो जाता है ये वाला, और ये क्या है, ये आर्कटिक महासागर है, और ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है ये वाला, इनके क्या है बीच में स्थित है। और ये इस पे किसका कब्जा है, इस पे डेनमार्क का कब्जा है। और इसके बाद में कौन कौन से बड़े द्वीप आते हैं, तो न्यू गिनी, ये देखिए यहाँ पर है न्यू गिनी, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी आता है, तीसरे नंबर पर मेडागास्कर आता है। ये कुछ यहाँ पर जो द्वीप दिए गए हैं उनको यहाँ पर मैप पर डिनोट किया गया है। आपको मेडागास्कर के बारे में याद रखना है, ये कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में अवस्थित है इस तरीके से। और फिर बात करते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी पढ़ते हैं आप द्वीप और कभी कभी पढ़ते हैं महाद्वीप। तो द्वीप क्या होते हैं और महाद्वीप क्या होते हैं। तो द्वीप देखिए ये एक द्वीप है, यह एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप है, तो ये महाद्वीप। और ये क्या हो जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये इनके कंपैरिजन में, इनकी तुलना में बहुत बड़े होते हैं, तो वो महाद्वीप होते हैं। और जो द्वीप होते हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे रहते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते महाद्वीप के कंपैरिजन में, उनको द्वीप या फिर आइसलैंड कहा जाता है। तो ये भी अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे, बाकी के क्वेश्चन आपको आगे के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।